जियोलॉजिकल टाइम स्केल का अर्थ एक ऐसे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस या कालक्रम से है जो पृथ्वी के निर्माण से लेकर अभी तक घटित हुई समस्त घटनाओं को एक क्रम से प्रदर्शित कर सके। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बनाने का पर्पस यह जानना होता है कि विभिन्न कालखंडों या पीरियड्स में किन किन भूगर्भिक लक्षणों व जीवन के किन किन रूपों का उद्भव या ओरिजिन या विलोप या वो नष्ट हुए हैं, इनको जानना। एक तथ्य स्पष्ट रूप से यहाँ पर समझिए कि पृथ्वी के इतिहास को विभिन्न कालखंडों या पीरियड्स में बांटने का काम चट्टानों की प्रकृति, मतलब उनका नेचर कैसा है, उनकी स्थिति तथा उनमें उपस्थित जीवाश्म या फॉसिल्स पर निर्भर करता है। अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी के इतिहास को महाकल्पों, कल्पों, युगों, पीरियड्स और युगांतरों मतलब इपॉक्स में बांटा गया है। तो यहाँ पे इसको समझ लीजिए, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े जो खंड होते हैं उसको हम एओन कहते हैं। ये जैसा कि मैंने बताया वेरी फर्स्ट, एओन को आगे चल के महाकल्प मतलब एरा में विभाजित किया जाता है, ये आपको मैंने अभी बताया था। और महाकल्प को कल्प में मतलब उसके बाद जो और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं वो पीरियड्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, और कल्प को फिर हम इपोक में विभाजित कर रहे हैं, और फिर जो युग अलग अलग काल चल रहे हैं उसको हम एज में डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से हमने इसको बांटा है। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। सबसे पहले पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है, जो पृथ्वी जब से उत्पन्न हुई है या उसकी उत्पत्ति जब से हुई है तब से लेकर अभी तक के जो 460 करोड़ वर्ष पूर्व जहाँ से वो जिस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उसको भूगर्भिक इतिहास के दो महाकल्पों, प्रोटोजोइक महाकल्प ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, और दूसरा फेनेरोजोइक महाकल्प में डिवाइड किया गया है। प्रोटोजोइक महाकल्प जो है वो भूगर्भिक इतिहास का सबसे प्राचीन और ज्ञात महाकल्प है। इसे क्रिप्टोजोइक महाकल्प या आदि महाकल्प भी कहा जाता है, और यूनानी भाषा में गुप्त जीवों का महाकल्प भी कहा जाता है। यहाँ पर एक तथ्य स्पष्ट है कि इस महाकल्प के अधिकांश भाग में ये जो है 460 वर्ष पूर्व जहाँ से पृथ्वी उत्पन्न हुई थी और आज से वर्तमान से 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक जो है पृथ्वी का अधिकांश भाग गैसीय, लिक्विड और गर्म अवस्था में था, जिसके कारण जीवन के किसी भी रूप का अस्तित्व इस टाइम पीरियड में पृथ्वी के ऊपर संभव नहीं था। ये महाकल्प पृथ्वी के जन्म के 460 करोड़ वर्ष पूर्व से शुरू हुआ और आज से करीब 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक के ये रहा। और इस तरह देखें तो जो महाकल्प है वो 400 करोड़ वर्ष की अवधि जिसको हम कहते हैं यहाँ पे, अगर हम उसमें से 60 करोड़ वर्ष अभी निकाल दें तो 400 करोड़ वर्ष की अवधि जो है वो पृथ्वी के संपूर्ण इतिहास का लगभग 90% भाग कवर करती है। इस महाकल्प की अगर हम प्रमुख घटनाओं को देखें, 460 करोड़ वर्ष जहाँ से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई वहाँ से लेकर 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक की अगर हम प्रमुख घटनाओं को देखें तो इस महाकल्प में पृथ्वी के निर्माण के बाद ठंडे होना शुरू हुई, और इस समय पे ही पृथ्वी का सॉलिडिफिकेशन हुआ, जिससे भूपर्पटी जो कहते हैं हम, पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, ये जो बाहर का जो क्रस्ट वाला भाग है, इसका निर्माण हुआ। इस महाकल्प में बनी चट्टानों से पृथ्वी का जो बेस बनता है, जो आधार प्रदान हो रहा है पृथ्वी को, वो इसी कल्प में बना। और इस कल्प की जो प्रमुख चट्टानें हैं वो नीस और ग्रेनाइट है। इसके बाद इस कल्प में ही जो पृथ्वी का एक हम कहते हैं कि जो अभी महाद्वीप जिस रूप में दिख रहे हैं, वह प्राचीन काल में अगर बोले हम 460 करोड़ या 60 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जो महाद्वीपों की स्थिति थी वो पेंजिया के रूप में थी। एक स्थल भाग को हम पेंजिया कहते हैं, और पेंजिया महाद्वीप जो है इसी काल में 4 भागों में डिवाइड हुआ, जिसमें हम वो 4 भाग कौन कौन से थे ये समझ लीजिए। एक गोंडवाना लैंड, साइबेरियन लैंड, बाल्टिक शील्ड और कैनेडियन शील्ड के नाम से जानते हैं इसको हम 4 भाग को।
और पृथ्वी के इतिहास की अगर हम बात करें तो पहली वर्षा इसी महाकल्प में हुई थी, और महासागरों की उत्पत्ति जो कहना चाहिए वो भी इसी वजह से हुई थी। इस महाकल्प के लास्ट स्टेज में बैक्टीरिया, स्पंज और एल्गी जैसे सिंगल सेल जीव जो थे उनका जन्म हुआ। इसी महाकल्प में सर्वाधिक प्लेट टेक्टोनिक की हलचलें हुई। यह पृथ्वी की आरंभिक फॉर्मेटिव स्टेज थी और ज्वालामुखी क्रिया इस समय में सर्वाधिक रूप से हुई। अब इसमें मैंने आपको जो दूसरा बताया था फेनेरोजोइक महाकल्प, जो ये वाला दूसरा महाकल्प मैंने जो आपको बताया था ये था फेनेरोजोइक महाकल्प। मूलतः यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दृश्य रूपी जीव। इसको यहाँ पे समझिए, दृश्य रूपी जीव का मतलब क्या है कि इस महाकल्प में जीवों और वनस्पतियों का विकास हुआ, मतलब जो हमें दिखाई पड़ने लगी। फेनेरोजोइक महाकल्प को 3 एराज में बांटा गया है। पुराजीवी महाकल्प मतलब पैलेयोजोइक एरा, दूसरा है मध्यजीवी महाकल्प मतलब मीसोजोइक एरा, और थर्ड है हमारा नवजीवी महाकल्प मतलब सीनोजोइक एरा। पुराजीवी कल्प की शुरुआत लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व तथा इसकी समाप्ति लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुई, और इसका कार्य अगर इसका समय देखें हम तो लगभग पृथ्वी पर इसका जो भूगर्भिक इतिहास का समय है वो 37.5 करोड़ वर्ष की अवधि का माना जाता है। और इस कल्प को हम 2 भागों में बांटते हैं। ये देखिए, पुराजीवी कल्प जो है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो प्राचीन पुराजीवी और एक नवीन पुराजीवी। पुराजीवी जो प्राचीन पुराजीवी कल्प है उसमें देखिए यहाँ पे, अब डायग्राम को देखिए आप, ये कैम्ब्रियन युग 60 करोड़ वर्ष पहले जो चीज़ ख़त्म हो गई उसके बाद जब हम शुरू कर रहे हैं तो 60 से लेके 50 वर्ष तक के कैम्ब्रियन युग रहा, और उसके बाद 50 से 43.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक के ऑर्डोविशियन रहा, उसके बाद सिल्यूरियन रहा, और उसके बाद कार्बोनिफेरस युग रहा, और परमियन युग रहा, डिवोनियन रहा। ये इस तरीके से इसको हमने नवीन और पुराजीवी 2-3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। और पुराजीवी महाकल्प जो है इसको हम प्राथमिक युग भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से पृथ्वी के ऊपर जो चीज़ें हमें दिखाई देने शुरू हुई वो इसी काल में सबसे ज़्यादा देखी गई। तो अगर हम कैम्ब्रियन काल की बात करते हैं, वेरी फर्स्ट जो बताया मैंने इसमें, तो कैम्ब्रियन काल जो था वो 60 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ, ये देखिए यहाँ से, और ये 50 करोड़ वर्ष पूर्व तक, मतलब 60 करोड़ वर्ष पहले शुरुआत थी और वहाँ से 50 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा। तो कुल समय इसका कितना रहा पृथ्वी पर? 10 करोड़ वर्ष का। और इस काल की जो प्रमुख घटनाएं थी, इस काल में प्रथम बार स्थल भागों पर समुद्रों का अतिक्रमण हुआ, और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनका निर्माण भी इसी समय में हुआ। और सेडिमेंट्री रॉक्स के जो भारत में विंध्याचल पर्वतमाला है वो इसी काल की है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति भी इसी समय में हुई, और ये जीव बिना रीढ़ के हड्डी वाले थे। इसी समय समुद्रों में घास की भी उत्पत्ति हुई। ये वेरी फर्स्ट जो हमने देखा था इसको। अब इसके बाद दूसरा काल जो आता है हमारे पास है वो है ओर्डोविशियन युग। ये देखिए आप यहाँ पे डायग्राम में, ओर्डोविशियन जो है वो 50 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ और 43.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक के ये रहा। इसका जो भूगर्भिक इतिहास है वो पृथ्वी पे करीब करीब 6.5 करोड़ साल का रहा। कौन सी 6.5 करोड़ साल की अवधि में पृथ्वी पर कौन कौन सी चीज़ें जो हुई, वो मुख्य रूप से इसमें भी समुद्र के विस्तार, जो समुद्र का विस्तार था वो स्थल खंडों पर हो रहा था, और उत्तरी अमेरिका का लगभग आधा भाग इसने डुबा दिया था, जबकि पूर्वी अमेरिका और टैकोनियन पर्वत निर्माणकारी गतिविधियों से प्रभावित हुआ था। और इस काल में वनस्पतियों का विस्तार भी हुआ तथा समुद्र में रेंगने वाले जीव भी उत्पन्न हुए, और स्थल भाग अभी भी जीव विहीन था। मतलब जितनी भी जीवों की उत्पत्ति हुई वो समुद्र में ही हुई। रीढ़ विहीन जलीय जीव जो थे उनका अधिकता थी। स्थल खंडों पर मतलब जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। और इसी काल में जो पर्वत निर्माणकारी हलचलें हुई उससे जो मुख्य है
अपलेशियन पर्वत का निर्माण इस काल की प्रमुख घटना थी। इसके बाद आता है यहाँ पे देखिए आप ये सिल्यूरियन काल 43.5 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ और 39 करोड़ वर्ष पूर्व तक के ये यहाँ पे रहा। तो अब इसकी अवधि कितनी होगी? लगभग भूगर्भिक इतिहास में 4 करोड़ वर्ष की इसकी अवधि मानी गई। इस काल में सभी महाद्वीप की कैलेडोनियन जो हलचल थी, मतलब प्लेट टेक्टोनिक हलचल थी, तथा इस काल में रीढ़ वाले जीवों का सबसे पहले उत्पत्ति हुई एवं समुद्रों में मछलियों की उत्पत्ति हुई। सिल्यूरियन काल में रीढ़ वाले जीवों का विस्तार मिलता है, इसलिए इसे रीढ़ वाले जीवों का काल या एज ऑफ वर्टिब्रेट्स कहते हैं। और इस काल में प्रवाल जीवों का विस्तार मिलता है। पृथ्वी पर स्थलीय भागों में पहली बार पौधों का उद्भव हुआ और ये पौधे पत्ती विहीन थे तथा ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न हुए थे। मतलब इन जो पौधे जिनकी उत्पत्ति हुई थी उनमें पत्तियां नहीं थी। और यह काल व्यापक कैलेडोनियन पर्वत निर्माणकारी हलचलों का काल भी है। इसी समय पर स्कैंडिनेविया और स्कॉटलैंड के पर्वतों का निर्माण हुआ। डिवोनियन युग जो था वो 39.5 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ था और 34.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक के ये यहाँ पर रहा था। इसकी कुल अवधि अगर हम देखें डिवोनियन काल की तो क्या है, 5 करोड़ साल की है पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की। और इस काल में भी कैलेडोनियन हलचल के परिणाम स्वरूप सभी महाद्वीपों पर ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं विकसित हुई, जिसके प्रमाण स्कैंडिनेविया, दक्षिणी पश्चिमी स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड तथा पूर्वी अमेरिका में देखे जा सकते हैं। इस काल में पृथ्वी की जलवायु समुद्री जीवों विशेषकर मछलियों के सर्वाधिक अनुकूल थी और इसी समय शार्क मछली का भी आविर्भाव हुआ, इसलिए इसको फिश एज या मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है। और इसी समय एम्फीबियंस की उत्पत्ति हुई, मतलब वो जीव जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, उन इस प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई तथा फर्न वनस्पति की भी उत्पत्ति हुई। और पौधों की ऊंचाई इस काल में लगभग 40 फीट तक के पहुंच गई थी। इस काल में भी ज्वालामुखी की जो क्रियाएं थी वो सक्रिय रूप से हो रही थी। और ये डिवोनियन काल जो नाम रखा गया है इसका, ये इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम में एक डेवन नाम की जगह है जिसके नाम पर इसका नाम डिवोनियन काल रखा गया है। इसके बाद आता है कार्बोनिफेरस युग। अभी आप कार्बोनिफेरस युग को देखिए, ये करीब 34.5 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर शुरू हुआ और 28 करोड़ वर्ष पूर्व, आज की वर्तमान स्थिति से 28 करोड़ वर्ष पूर्व तक के ये रहा। मतलब ये करीब 6.5 करोड़ वर्ष पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का इस काल के पास रहा। और इस अवधि में अगर हम पृथ्वी की जलवायु को देखें तो वो बहुत ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड हो गई थी, जिसके कारण पृथ्वी पर दलदलों का निर्माण हुआ। बहुत ही डेंस फॉरेस्ट जो थे वो इस काल में उनकी उत्पत्ति हुई। इस काल में 100 फीट ऊंचे पेड़ भी उत्पन्न हुए और ये बड़े वृक्ष जिसके ग्लासोसेप्टिस वनस्पति का काल कहा जाता है। और इस समय बड़े भ्रंशों में पेड़ों के दब जाने से गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसमें कोयले के व्यापक निक्षेप मिलते हैं। इसमें एक सामान्य सी बात समझने की है कि जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ गई है और दलदलों का निर्माण हो गया है और उसके नीचे जब घने जंगल कहीं कहीं पे दब गए हैं, तो वहाँ पर जो अभी हमें कोल माइंस वगैरह मिलती है वो इसी समय के कार्बोनिफेरस काल की ही वो सारी जमाव हमें अभी मिलते हैं। इस काल में भी अगर हम बोलें कि रेंगने वाले जीवों का, रेप्टाइल्स का स्थल पर आविर्भाव। अब इसके बाद आता है पर्मियन युग। पुराजीवी कल्प का ये लास्ट स्टेज है। इसमें हम कह रहे हैं पर्मियन युग लगभग 28 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ और 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक के ये यहाँ पे रहा। लगभग मतलब इसका काल कितना रहा, अगर पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास में देखें तो 5.5 करोड़ वर्ष की अवधि वाला ये पीरियड रहा। और इस काल में भी वैरिसन हलचल हुई, जिसमें मुख्य रूप से यूरोप को प्रभावित किया और जलवायु धीरे धीरे शुष्क होने लगी तथा वैरिसन हलचल के कारण क्या हुआ, भ्रंशों के निर्माण के कारण ब्लैक फॉरेस्ट व वॉसेस जैसे फॉल्ट जो फॉरेस्ट थे उनकी उत्पत्ति हुई। पर्मेनियन जो इसका नाम रखा गया है वो रूस के जो पर्म प्रदेश था उसके नाम पर इसका नाम पर्मेनियन रखा गया है। और यहाँ पे जो अपलेशियन
तिन शान, अल्ताई, मेसेटा, जो इसी समय इन पर्वतों की उत्पत्ति हुई और इस समय स्थल पर जीवों व वनस्पतियों के अनेक प्रजातियों को देखा गया। तो ये हमारा पुराजीवी कल्प खत्म होता है और इसके बाद हम आते हैं, ये यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये मध्यजीवी महाकल्प जो है, और मध्यजीवी महाकल्प को द्वितीयक युग भी कहते हैं हम। इसमें ट्रियासिक काल, जुरासिक व क्रिटेशियस कालों में बांटा गया है। मतलब इसको 3 भागों में बांटा गया है मध्यजीवी महाकल्प को। जैसे हमने पुराजीवी कल्प को 6 भागों में बांटा था और इसको 3 भागों में बांटा है, ट्रियासिक, जुरासिक व क्रिटेशियस कालों में बांटा गया है। अब ये इसमें जो ट्रियासिक युग है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में, ये 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ और 19.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक के ये पृथ्वी पर रहा। मतलब इसकी अवधि करीब करीब 3 करोड़ वर्ष की रही। इस काल में जो चीज़ें देखने को मिली, उसमें स्थल पर बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ, इसलिए इसको एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। और इसी काल में आर्कियोप्टेरिक्स की उत्पत्ति का काल था। ये स्थल एवं आकाश में इस प्रकार के जीव दोनों जगह चल सकते थे, मतलब ये उड़ भी सकते थे। इस समय तीव्र गति से तैरने वाले केकड़ा है, उस समूह के प्राणी का भी उद्भव हुआ और स्तनधारी मतलब मैमल्स भी इस काल में उत्पन्न होने लगे। और कुछ मांसाहारी रेप्टाइल्स जो मछली के समान थे वो भी और वो स्तनधारी भी थे, मतलब मैमल्स भी थे, उनकी उत्पत्ति इस काल में, ट्रियासिक काल में हुई। इसके बाद डायग्राम में आप ये देखिए, ट्रियासिक काल के बाद आता है जुरासिक युग। इसकी अवधि 19.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक के रही। मतलब अगर इसका कुल काल क्रम देखा जाए तो ये पृथ्वी पर 6 करोड़ वर्ष तक के रहा ये काल। और इस काल में मगरमच्छ के समान मुख और मछली के समान धड़ वाले जीव, डायनासोर, रेप्टाइल्स का विस्तार हुआ एवं लवस्टर प्राणी बढ़ते चले गए इस काल में। और जलचर, स्थलचर एवं नभचर तीनों का आविर्भाव हो गया। और जूरा पर्वत का संबंध इसी काल से जोड़ा जाता है और पुष्पयुक्त वनस्पति इसी काल में आई थी। अब इसमें एक चीज़ और, आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी, वो इसी टाइम पीरियड के नाम पर, इस काल में डायनासोर बड़े बड़े जो थे उनका पृथ्वी पर आगमन हुआ था। जुरासिक जो युग है उसमें स्फेनोडर छिपकली जो है वो आज भी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। इसके बाद जो आता है वो है, डायग्राम में देखिए आप यहाँ पे, ये क्रिटेशियस काल जो है वो शुरू हो जाता है। मध्यजीवी कल्प का जो आखिरी काल है जिसको हम कहते हैं, ये 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ और 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक के पृथ्वी के ऊपर इसका काल रहा। तो क्रिटेशियस युग की जो मुख्य घटनाएं रही वो इस प्रकार से है कि एंजियोस्पर्म मतलब जो बीज वाले पौधों का विकास प्रारंभ हुआ और बड़े बड़े कछुओं का उद्भव भी इसी काल में देखा गया। मैग्नोलिया व पोपनार जैसे शीतोष्ण वन, पतझड़ वाले वन जो थे वो, उनके वृक्ष यहाँ इस काल में विकसित हुए। और उत्तरी पश्चिमी अलास्का, कनाडा, मैक्सिको, ब्रिटेन के डोबर क्षेत्र व ऑस्ट्रेलिया आदि में खड़िया मिट्टी का जमाव इसी काल के मिलता है। और इसी काल में पर्वतीकरण की जो प्रक्रियाएं थी वो बहुत तेज हो गई थी। रॉकी व एंडीज पर्वत की उत्पत्ति जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में है इसी समय आरंभ हुई और भारत के पठारी भाग में जो है क्रिटेशियस काल में ही ज्वालामुखी लावा का दरारी उद्भेदन हुआ, जिससे कि जो दक्कन ट्रैप जिसको हम बोलते हैं, दक्षिण का पठार कहते हैं, वहाँ पर काली मिट्टी का जो जमाव मिलता है वो इन्हीं ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है, जो इस काल की मुख्य घटनाएं थी। इसके बाद आता है तीसरा, यहाँ डायग्राम में देखिए आप, नवजीवी महाकल्प। इसको भी हमने 2 युग में बांटा है, एक तो टर्शरी युग, दूसरा है क्वाटरनरी युग। टर्शरी युग में जो थे, अगर हम नवजीवी महाकल्प की बात कर रहे हैं तो इसमें टर्शरी युग में जो हमने बांटा है इसको 5 कालों में बांटा है इसको। ये जो है पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। अगर हम यहाँ पर नवजीवी महाकल्प की बात करते हैं तो इसको टर्शरी युग भी कहा जाता है। और इसी कल्प में विभिन्न कालों में अल्पाइन पर्वतीकरण तथा विश्व के सभी नवीन मोरदार पर्वत, जिसमें
अल्प्स, हिमालय, रॉकी, एंडीज आदि की उत्पत्ति हुई। मतलब ये जितने भी पर्वत का आपको भी मैंने नाम लिया, ये सारे के सारे नवीन पर्वत श्रृंखलाओं में आते हैं। इसके बाद अगर हम इसका पहले काल को देखें, पैलेस्टीन काल, तो ये पृथ्वी पर जब शुरू हुआ, ये 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ और 5.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक के ये रहा। इस समय लैरामाइट हलचल के कारण उत्तरी अमेरिका में जो रॉकी पर्वतमाला है उसका निर्माण हुआ तथा स्थल पर स्तनपायी जितने भी जीव थे, मतलब मैमल्स जितने भी थे, इसी कल्प में सर्वप्रथम उनकी उत्पत्ति हुई और जो जीवों में बिना पूंछ का बंदर, जिसको ऐप कहते हैं, का आविर्भाव हुआ। दूसरा है इसमें एओसिन जो काल है, ये 5.8 करोड़ वर्ष पूर्व से 3.6 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा। इसमें है ज्वालामुखी का उद्गार तथा स्थल पर रेंगने वाले जीव इस काल में लगभग विलुप्त हो गए थे और प्राचीन बंदर व गिब्बन म्यांमार में इस समय उत्पन्न हुए और हाथी, घोड़ा, राइनोसेरस मतलब जो गेंडे की प्रजाति है और सुअर के पूर्वजों का आविर्भाव हुआ। और इसी काल में हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का प्रादुर्भाव के साथ साथ भूपटल पर अनेक प्रकार के ज्वालामुखी प्रवाह के लावा का जमाव भी हुआ। इसके बाद आता है ओलिगोसिन युगांतर। ये देखिए आप 3.6 करोड़ वर्ष पूर्व से 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व रहा और इस काल में अल्पाइन पर्वतीकरण प्रारंभ हुआ और इसी काल में बिल्ली, कुत्ता, भालू आदि की उत्पत्ति हुई और इसी काल में बिना पूंछ के बंदर का भी आविर्भाव हुआ, जिसे मानव का पूर्वज कहा जा सकता है। और जो हिमालय पर्वत है उसकी उत्पत्ति का काल भी यही माना जाता है। घास पर जो जीव पैदा रह सकते थे, ऐसे स्तनधारी जीवों का विकास इस काल में सर्वाधिक तेजी के साथ हुआ। इसके बाद देखिए आप मायोसिन युग। ये मायोसिन युग ये करीब 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ और 1.3 करोड़ वर्ष पूर्व तक के पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में रहा। इस काल में अल्पाइन पर्वत निर्माणकारी गतिविधियों के द्वारा संपूर्ण यूरोप और एशिया में जितने भी फोल्ड्स हुए उनका विकास हुआ। पर्वतों में जो भी फोल्ड्स वगैरह पड़े उनका विकास हुआ, मतलब जिनको हम वलन कहते हैं, और इन वलन का विस्तार की दिशा पूर्व और पश्चिम थी। इसी काल में बड़े आकार के लगभग 60 फीट बड़ी शार्क मछली, बिना पूंछ का बंदर, जल में रहने वाले पक्षी, हंस, बदक, पेंगुइन आदि उत्पन्न हुए और हाथी का विकास भी इसी काल में हुआ। मध्य या लघु हिमालय के उत्पत्ति का मुख्य काल यही है। इसी काल में भूमध्य सागर लैंड से लॉक्ड हो गया तथा यूरोप और एशिया के भूखंड जो हैं वो आपस में जुड़ गए। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हम इस काल से ज़्यादा जोड़ के देख सकते हैं। इसके बाद आता है, यहाँ डायग्राम में देखिए, प्लायोसिन काल जो 1.3 करोड़ वर्ष पूर्व से 30 लाख वर्ष पूर्व तक रहा और इस काल में समुद्र के निरंतर अवसादीकरण से, मतलब सेडिमेंटेशन से यूरोप, मेसोपोटामिया, उत्तरी भारत, सिंध एवं उत्तरी अमेरिका में विस्तृत मैदानों का विकास हुआ तथा इस काल में बड़े बड़े स्तनपायी प्राणियों की संख्या में कमी आई। शार्क का ऑलमोस्ट विनाश हो गया और मानव के पूर्वज का विकास हुआ तथा आधुनिक स्तनपायियों का आविर्भाव हुआ। और शिवालिक पर्वत जो हम कहते हैं की उत्पत्ति भारत में इसी काल में हुई और हिमालय पर्वतमाला एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय भाग के बीच स्थित जलपूर्ण रोडी टैथिस भूषण नदी में अवसादों के जमाव से उत्तरी विशाल मैदान का आविर्भाव इसी काल में होने लगा था। मतलब अगर हम भारत के विशाल मैदान की बात करें तो उसका निर्माण कब हुआ है, वो प्लायोसिन काल में हुआ है। इसके बाद आता है क्वाटरनरी युग। क्वाटरनरी युग को भी हमने 2 भागों में बांटा है। ये जो है 30 लाख साल वर्ष पूर्व शुरू हुआ था और 10,000 वर्ष पूर्व तक के ये पृथ्वी पर इसका समय रहा। इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो प्लेस्टोसिन युगांतर और दूसरा है होलोसिन। अब हम प्लेस्टोसिन काल की बात कर लेते हैं। तो यह युगांतर लगभग 30 लाख वर्ष
पहले प्रारंभ हुआ था और 10,000 साल पहले ये ख़त्म हुआ था। इस युग में तापमान का स्तर नीचे आ गया था, मतलब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और लगातार क्रमिक रूप से ठंडी होती जा रही थी, जिसके कारण यूरोप में 4 हिमयुग देखे हैं जो इस प्रकार से है। पहला हिमयुग जो आया था उसको हमने गुंज कहा है, दूसरा था मिंडेल, तीसरा था रिस और चौथा था बूम। ये हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से 4 युग और उनका क्रम क्या था, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और विभिन्न हिमकालों के बीच में, मतलब जो हिमयुग आए थे उसमें इंटरग्लेशियल एज देखे गए जो तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा इनसे गर्म था। मिनहेल व रिस के बीच का अंतर हिमकाल सर्वाधिक लंबी अवधि का था। और उत्तरी अमेरिका में इस समय नेब्रास्का, कंसान, इलिनॉइस या आयोवा व विस्कॉन्सिन हिमकाल देखे गए। नेब्रास्कन व कंसान के बीच, अपटोनियन, कंसान व इलिनॉइन के बीच, यारमाउथ, इलिनॉइन व विस्कॉन्सिन के बीच बहुत ही कम, जिसको कहते हैं अंतरहिम काल था। इस एज के लास्ट में हिमचादर पिघलते चले गए और स्कैंडिनेविया क्षेत्र की ऊंचाई में निरंतर वृद्धि हुई और पृथ्वी पर इस समय उड़ने वाले पक्षियों का आविर्भाव हो चुका था। और प्लीस्टोसिन काल में ही ये माना जाता है कि उड़ने वाले पक्षियों का स्वर्ण युग इसको कहा जाता है। मानव तथा अन्य स्तनपायी जीव जो थे वर्तमान स्वरूप में इसी काल में विकसित हुए थे। इसी युग में बंदर, मनुष्य और वन मानुष्य इनका विकास हुआ और अपने अपने समय की कठिनाइयों को सुलझाते सुलझाते मानव ही इस काल का जो उत्पत्ति थी वो संसार का सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क या सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन गया। इसी समय जब बर्फ़ पिघलने का आया था मैंने इसमें कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा और बर्फ़ पिघलने लगी, तो यहाँ पर महाद्वीपों में महान झील जो थी ग्रेटर लेक जो उत्तरी अमेरिका में है उनका निर्माण हुआ। और इसके बाद जो लास्ट है होलोसीन या अभिनव युगांतर या अभिनव काल, जिसको इनोवेटिव पीरियड कहते हैं, जो लास्ट है अभी 10,000 साल से अभी तक की चल रहा है। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का यह सबसे आधुनिक काल है, जिसका आरंभ आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। और इस काल में गर्मी बढ़ने से जो हिम आवरण थे वो लगातार पिघलने लगे तथा बर्फ़ के पिघलने पर जल का स्तर बढ़ गया और समुद्र तल ऊपर उठने लगा। और अभी जो जलवायु पाई जा रही है वो हम करीब 10,000 वर्षों से देख रहे हैं और ये लगातार धीरे धीरे उष्ण होती जा रही है। और इस काल में ही मानव ने कृषि व पशुपालन का कार्य आरंभ किया और विकास के वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से हमारा ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है 460 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके शुरू होके अभी जो वर्तमान तक चल रहा है उसको हमने इस प्रकार से बांटा है।